न्यूक्लियर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में देखा। न्यूक्लियाई में जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है वो किस किस से बना होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन दोनों से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। न्यूक्लियन बोलते हैं, कौन याद कर रहा यस है? सर। जी, हम उसको न्यूक्लियन बोलते हैं। एटम के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है यार, एटम बड़ी अच्छी चीज होती है। एक एक बीच में एक ऐसी चीज होती है जो सब कुछ कंसिडर करके रखती है, बाकी तो सब रामायण है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये पूरे को क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस बड़ा राजा चीज है। इसके आसपास बाहर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, ठीक है। इसके आसपास में एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, ठीक है। अब एटम की जो कहानी होती है ना, एटम की जो कहानी होती है, ठीक, वो क्या होती है? न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो रेडियस ऑफ एटम जो होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो कितना होता है? 10⁻14 से लेके 10⁻15 मीटर तक होती है, ठीक है। ये एटम के बारे में है, एटम की रेडियस के बारे में बात की गई है। तो बात करते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूक्लियस क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर जो है, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर वो कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन के बारे में थोड़ा चीजें मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के बारे में कि प्रोटॉन भला क्या चीज है। प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन जैसा ही चार्ज है। प्रोटॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन जैसा ही चार्ज होता है, बस ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन का चार्ज लिखते वक्त आप प्लस ई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्लस ई लिख सकते हैं। तो प्लस ई लिखते समय में क्या करेंगे आप? प्लस ई, जैसे आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, उसी तरह प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। ओके, तो चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज ऐसा होता है। प्रोटॉन के बारे में इससे पहले बहुत कम डिस्कस किया जाता है। इलेक्ट्रॉन एक रानी है, उसी रानी के बारे में पढ़ा जाती है पूरी फिजिक्स में, ठीक है। तो मास के बारे में बात करें तो यार मास कितना होता है? 9.1 10⁻31 kg, दिस इज द मास, ओके, दिस इज द मास। लेकिन प्रोटॉन का मास भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा स्लाइटली सा थोड़ा ज्यादा होता है। प्रोटॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? प्रोटॉन के मास के बारे में ऑलमोस्ट सेम होता है, 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। 27 kg, थोड़ा इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये अप्रोक्सीमेटली होता है 1 AMU के बराबर। या तो 1 AMU लिख दीजिए या 1 U लिख दीजिए, दैट्स कॉल्ड भी बोथ आर द सेम थिंग, 1 U, ठीक। न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे तो न्यूक्लियस का क्या होगा? जैसे सिंबल बात करो आप, सिंबल के बारे में तो हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 यहाँ लिख दिया। हाइड्रोजन में वन ही चार्ज होता है, 1 ही प्रोटॉन होता है, ठीक है, ओके। और इसका ये मास नंबर होता है। अभी मैं बताऊंगा कहाँ पर मास नंबर, वैसे आप सबको पता होगा, केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो, ठीक। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का जब न्यूक्लियस होता है उसमें एक प्रोटॉन होता है और इसके आसपास क्या घूम रहा होता है? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसीलिए हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, ओके। चार्ज कितना हो गया इसका? तो 0 हो गया, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन मिला के। मास कितना हो गया इसका? 1.6749 इंटू 10 की पावर, नहीं 79 नहीं यार, 26 होता है, कुछ भी लिख दीजिए, 10⁻⁻27 kg। बस ये बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे ज्यादा काम आने वाली चीजें नहीं है, आगे जाके बस आपको याद होनी चाहिए। 1 AMU, ठीक है। अब यार न्यूट्रॉन है तो उसके पास तो 0 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। ये सारी कहानी तो थोड़ा थोड़ा हम लोग वहां देख के आए हुए होते हैं। हम तो यहाँ पर देखते हैं, बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। हमारे लिए काम की चीज ये एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं हम लोग जेड से। जेड जो होता है
वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियाई। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियाई जो होगा वो जेड होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे एटॉमिक नंबर। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम। एटम के अंदर कितने न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तब जाके तो क्या हो जाएंगे। हालांकि नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम लोग डिफाइन करते हैं एटॉमिक नंबर को, कितने प्रोटॉन लाई कर रहे हैं, क्योंकि आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ करके दूसरी जगह भी चले जाते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियाई या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है तो न्यूट्रल एटम के काउंट करने हैं। ठीक है, दूसरी बात करेंगे मास नंबर के बारे में। मास नंबर क्या भला है भाई, मास नंबर ये भला है कि ए से इसको डिनोट करते हैं। तो मास नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन अंदर होता है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। या फिर इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन मतलब टोटल। ठीक है, अभी एग्जांपल से समझ में आएगा आपको, एग्जांपल से आपको ये समझ में आएगा कि एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास वो क्या है, न्यूक्लियस मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अंडरस्टूड। जैसे आपने बात की थी कि भाई एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास वो न्यूक्लियस मास है, टोटल टोटल न्यूक्लियस का मास है, न्यूक्लियस का मास। तो उसको क्या बोलेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। वैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास की जो बात कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई बाय एएमयू से मल्टीप्लाई कर दो आप। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू एएमयू। एएमयू मतलब 1 एएमयू, 1 एएमयू से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू एएमयू, मास नंबर इंटू एएमयू इक्वल टू एटॉमिक मास। मास नंबर ए इंटू एटो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू एएमयू इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर। देखो एक रिप्रेजेंटेशन देखना, आप लोग रिप्रेजेंटेशन देखना, रिप्रेजेंटेशन देखना यहाँ पर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक्स मान लीजिए कोई एलिमेंट है आपके पास, एक्स क्या है, कोई एलिमेंट है। इसके ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, ए लिखते हैं, इसके नीचे लिखते हैं जेड। और आपने अभी जस्ट बताया कि ऊपर ए लिखने का मतलब है सर हम ऊपर लिखते हैं मास नंबर, और नीचे क्या लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, एटॉमिक। अरे क्या हो रहा है आज, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट लिखा, नीचे लिख दो जेड, ऊपर लिख दो जेड। जैसे आपने देखा होगा ना हाइड्रोजन के बारे में, 1 लिखा ऊपर 1 लिखा, ऊपर क्या लिखा मैंने, इसका मास नंबर लिखा ऊपर तो मैंने, तो नीचे क्या लिखा मैंने, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन इसमें एग्जिस्ट करते हैं ये मैंने लिख दिया, और इसका मास नंबर कितना है ये मैंने लिख दिया। अब आप बात करेंगे सर मुझे जेड ये निकालना हो, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो, तो कैसे निकालूं भाई, कि कितने न्यूट्रॉन्स इसके अंदर है। भाई कुछ मत करो, ए में से जेड माइनस कर दो, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाए। इसमें से इसको माइनस कर दो, जिसमें से आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल समझिएगा, एक एग्जांपल समझिएगा कि ये कोई ऑक्सीजन है, इसके 16 और 8 है, इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है 16, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है ना, है या नहीं है। समझ में आता है सबको, बड़ा अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं। एग्जाम्पल में समझिएगा, एक क्लोरीन सॉरी कार्बन ले लीजिए, क्लोरीन मत लीजिए, कार्बन ले लीजिए, 13 और 8, सॉरी 13 8 नहीं होता, 6 होता है, 13 और 6। भाई मुझे थोड़ा कार्बन वार्बन इनके नंबर वंबर थोड़ा अभी ध्यान देते हैं। दिस इज कॉल्ड ए, दिस इज कॉल्ड जेड।
यानी कि ये बोला गया दिस इज मास नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, और दिस इज मास नंबर। यदि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो देखो ए कौन है 13, एटॉमिक नंबर कितना है 6, कितना मिला 7, दिस इज योर 7। यानी कि आप ये लिख सकते हो कि 6 तो प्रोटॉन है इसके पास, ठीक है, और 7 न्यूट्रॉन है। बोल सकते हैं ना, यहाँ तो साफ साफ नजर आ रहा था, इन दोनों का डिफरेंस जो है 8 है, तो हमने लिख दिया कि 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। ओके 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 ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर पे बात करते हैं। ये तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे जो चीजें थी अपने में छोटी छोटी, तो ध्यान से पढ़िएगा, न्यूक्लियर में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी में मैं बहुत छोटी छोटी चीजें वहां पर यूज करूंगा, फिर आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं सब चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं चाहता तो सीधे क्वेश्चन भी करा सकता था। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर में क्या बात कर सकते हैं अपन। फर्स्ट है आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स, ठीक है। आइसोटॉप वो होते हैं जिनके एटम्स सेम एलिमेंट होते हैं, ठीक है। कोई मुझे बताएगा आइसोटॉप्स क्या होते हैं। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव सम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। भाई आपने बोला कि एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट तो है, जैसे एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है, एलिमेंट तो सेम है, बट क्या है, हुज न्यूक्लियाई हैव अ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, बट जो इनके डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन डिफरेंट नंबर ऑफ कैसे आएंगे, न्यूट्रॉन से यहाँ लिखते नहीं है, यहाँ तो एटॉमिक मास लिखते हैं ना, तो एटॉमिक नंबर लिखते हैं कि एटॉमिक मास लिखते हैं, मास नंबर लिखते हैं, एटॉमिक मास लिखते मास नंबर यहाँ लिखते हैं। बट न्यूक्लियाई नंबर जो होता है वो क्या होता है, ए माइनस जेड बराबर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये सबको पता है। तो देखो जिनके प्रोटॉन इक्वल है, जिनके प्रोटॉन इक्वल हैं और मास नंबर, सिंपल सी बात है, जो मास नंबर है वो तो डिफरेंट होगा तभी तो न्यूक्लियाई डिफरेंट होंगे। इसका मास नंबर ये डिफरेंट है, अदरवाइज नंबर ऑफ न्यूक्लियर तो हो ही नहीं सकते। यदि इसका मास नंबर 2 आता और इसका भी 2 आता तो दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियर भी तो सेम आते ना, क्योंकि 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 करता, यहाँ पे भी 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 ही करता फिर, है जी, करता है या नहीं करता। यस यस सर। तो ये चीज हो गई बेटा, तो ये हम करते हैं, कहाँ गया जी, कहाँ गया ये, ठीक है। तो आइसोटॉप्स वो चीजें होती हैं, वो बला है आइसोटॉप जिसका एलिमेंट सेम है, फॉर एग्जांपल में देखना आप लोग, जिसका एलिमेंट सेम है हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके आइसोटॉप में देखो 1:1 होता है, आइसोटॉप मतलब 1:2, आइसोटॉप मतलब 1:3, ठीक है भाई। तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो सबके अलग अलग है, क्यों अलग अलग है, क्योंकि ए माइनस जेड, ए कौन ऊपर वाला, जेड कौन नीचा, पहले वाले का आएगा 0, दूसरे वाले के लिए बात करेंगे तो क्या आएगा 2 - 1, तो इसका न्यूट्रॉन कितना आ गया 1, आया नहीं आया, इसका न्यूट्रॉन 1 आया, इसका कितना आया 0, इसका कितना आएगा जी 2। तो ये एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं, वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, आप सब जानते होंगे आइसोटॉप्स क्या होते हैं। ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। जैसे मान लीजिए दूसरे बात करो आप, दूसरे यहाँ पे बात करो, ऊपर मत चलिए, क्या बात करो, क्लोरीन का आइसोटॉप्स कौन होगा, एक होता है 1735 होता है, एक होता है क्लोरीन 37 होता है, 37 होता है, ठीक है, 5 और 2 7 होता है। तो देखो ये भी एक दूसरे के आइसोटॉप्स है, ये नहीं है। ऑक्सीजन के बारे यस में सर। जानते हैं सब लोग, ओके, ऑक्सीजन के बारे में सब लोग जानते हैं। ऑक्सीजन का आइसोटॉप्स कौन कौन होता है, ऑक्सीजन 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 ही होगा एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 8, 8 होगा तो 8 ही होगा, इसका होगा शायद 16, 17 और 18, ये आइसोटॉप्स होते हैं ऑक्सीजन के। तो ऐसे आइसोटॉप मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके प्रोटॉन सेम है और जिनके न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है वो डिफरेंट डिफरेंट। न्यूट्रॉन्स नंबर तभी डिफरेंस हो सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
तभी डिफरेंट हो सकता है जब आपका ए यानी कि मास नंबर डिफरेंट हो सेम एलिमेंट का, बट किसका होना चाहिए, सेम एलिमेंट के लिए, अदरवाइज एलिमेंट ही अलग हो जाएगा तो उसका तो मास नंबर ही अलग आने वाला। ठीक है भाई, सबको पता है। अब आइसोबार की बात करते हैं, सेकंड वाले बात करते हैं आइसोबार। आइसोबार, तो आइसोबार्स में देखना यार, आइसोबार्स में क्या होता है, एटम डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, atom of different element whose nuclei have a same number of neutron but different number of neutron and proton। कैसे समझेंगे आप आइसोबार्स को, कौन समझाएगा, कैसे समझाएगा भाई आइसोबार्स को, कोई समझा सकता है क्या, मुझे बता सकता है कि आइसोबार्स क्या होते हैं। ठीक है, कल की क्लास का जो रिवीजन है वो हम लोग कर लेते हैं आज, कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स वो होते हैं जिसके जिसके एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट मतलब जैसे एक्स कोई एलिमेंट है तो वो सेम हो, ठीक है, एलिमेंट सेम हो, बट उनके ये वाले नंबर यानी कि जेड, कौन सा नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम हो, एलिमेंट भी सेम हो, एटॉमिक नंबर भी सेम हो, लेकिन जो एटॉमिक मास है, सॉरी मास नंबर है वो डिफरेंट हो, मास नंबर डिफरेंट हो, तो ऐसे एलिमेंट को मैं बोलूंगा कि वो आइसोटॉप्स होता है। एलिमेंट सबके सेम हो, जैसे मान लीजिए कोई नया एलिमेंट है, ये और ये आइसोटॉप्स होंगे कब, जब ये सेम है बट ये डिफरेंट है। एलिमेंट भी सेम होना चाहिए पहली चीज, दूसरी चीज ये जेड जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम होना चाहिए, लेकिन ये क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। इससे ये मतलब निकलता है कि ए माइनस जेड का जो डिफरेंस आएगा हमेशा, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो आएंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, दूसरा, ठीक जैसे कि मैं एग्जांपल में भी समझाता हूँ तब समझ में आएगा। वन हाइड्रोजन वन, वन हाइड्रोजन टू, वन हाइड्रोजन थ्री, तो देखो ये सब आइसोटॉप्स हैं, क्यों, एलिमेंट सेम है, सबके एलिमेंट सेम है, सबके एटॉमिक नंबर भी सेम है, तो सिंपल सी बात है ये सारे आइसोटॉप्स हैं, सारे क्या है, ये आइसोटॉप्स हैं। दूसरा, आइसोबार्स क्या होंगे, आइसोबार्स वो एलिमेंट होंगे जो एलिमेंट तो अलग अलग होंगे लेकिन उनका एटॉमिक नंबर जो है, सॉरी मास नंबर जो है वो सेम होना चाहिए और एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होना चाहिए। सिर्फ ये बोला गया कि ए सेम है दो एलिमेंट का, टू एलिमेंट के बारे में ही बात करते हैं, दो एलिमेंट का ए सेम है, एलिमेंट डिफरेंट है, ठीक है, और जेड भी क्या है, डिफरेंट। ऐसे ऐसे जो वो होते हैं, ऐसे जो क्या होते हैं, ऐसे जो वो होते हैं ना, जैसे कि हाँ, ऐसे कि मेरे को यह एग्जांपल याद नहीं है, आर्गन और कैल्शियम ऐसे कुछ था, 40-40 होता है दोनों का, आर्गन और पोटेशियम था, यस। सॉरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और पोटेशियम, सॉरी आर्गन और पोटेशियम, ठीक है, इनका दोनों का 40-40 होता है और इनका नीचे क्या होता है बेटा, 15 under 19। 15 और 19, यस 19 और 18 और 19, सर 18 and 19। 18, ठीक यस है, सर। तो ये चीज हो जाते हैं। तो देखिए ये आइसोबार्स होते हैं। तीसरा, आइसोटोन्स भी होते हैं। आइसोटोन्स में क्या क्या होते हैं भाई, आइसोटोन्स मुझे कोई बताएगा आइसोटोन्स क्या होते हैं। यस न्यूट्रॉन सर, सेम सर होगा, जिसका न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सेम सेम होगा, होगा, उसको ए माइनस आइसोटोन जेड बोला रेशियो जाएगा। सेम होगा। ए माइनस जेड जो है वो सेम होगा, बाकी एलिमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसे कोई एक्स है, ये ए है और ये जेड है, कोई वाई है, इसका ये जेड है, ये ए है, तो इन दोनों एलिमेंट्स का सिर्फ ए माइनस जे यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, तो वो क्या होंगे, आइसोबार्स होंगे। ठीक है, ये चीज हम कल की क्लास में डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भाई रेडियो एक्टिव के बारे में। भाई हमने ये देखा, अब रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो गया, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी में ये देखा गया कि कुछ न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेबल होने के लिए कुछ जैसे अप्रोक्सीमेटली 260 हमारे पास अभी तक मिले हुए हैं, है ना,
260 मिले हुए हैं और 260 में से अप्रोक्सीमेटली 20 20 ऐसे हैं जो स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है, इनको कोई जरूरत नहीं है किसी को कोई रिलीज करने की, कोई एक्सेप्ट करने की, या इधर उधर करके अपने आप को स्टेबल बनाने की, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इनको इधर से उधर अपने आप को करके बनाने की, ठीक है। बट जो 20 के बाद बचे हैं 240 है या 260 है, आई डोंट हैव एनी प्रॉपर आइडिया राइट नाउ, आई थिंक 260 ही है, ठीक है। तो 260 के अप्रोक्सीमेटली जो 20 ऐसे हैं जिनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट 83 तक ऐसे हैं जो स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। आफ्टर द 83 जो होते हैं, आफ्टर द 83 जो होते हैं वो अनस्टेबल कंडीशन में रहते हैं हमेशा, उनको तो स्टेबल होना ही नहीं है, वो तो अनस्टेबल में रहते हैं। यानी कि 20 से लेके जो 83 के बीच में होते हैं वो कुछ ऐसे एलिमेंट है जो अपने आप को एक स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है। अपने आप को क्या करना चाहते हैं, वो स्टेबल करना चाहते हैं। 20 टू 83 जो है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। स्टेबल करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ रिलीज करेंगे, रिलीज करके या कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करके अपने आप को एक्सटेबल करेंगे। भाई जिसके के पास कुछ ज्यादा है तो कम करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, उसके पास कम है तो लेके बढ़ाएगा। जैसे मान लीजिए स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, कोई न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, ठीक है। तो देखो यार न्यूक्लियस जो है ये ना न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन ये इसको क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, करते नहीं करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, डन, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जितना रिपल्सिव फोर्स है उतना ही यदि अट्रैक्टिव फोर्स आ जाए, उतना ही अगर अट्रैक्टिव फोर्स आ जाए तो ये चीज हो गई कि भाई ये चीज हो गई कि चीजें बराबर हैं। रिपल्सिव इक्वल टू मतलब मान लीजिए जितना रिपल्सिव लगाया आपने एक दूसरे पे उतना ही अट्रैक्टिव लग जाए तो बात कम जाएगी कि ये स्टेबिलिटी में आ जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। यही चाहिए, कहानी तो यही है स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी होगा क्यों, कभी तो कारण है। भैया आप स्टेबल एलिमेंट बनना चाह रहा है, रिलीज होना चाह रहा है, या एक्सेप्ट होना चाह रहा है कुछ ना कुछ। यदि मान लीजिए यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 ही प्रोटॉन होते हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यार आप ऐसा करिए, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये ज्यादा सिकुड़ जाएगा, न्यूक्लियस जो है सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये स्टेबिलिटी में नहीं रहेगा, ठीक है। ये स्टेबिलिटी कंडीशन में नहीं रहेगा, ये चाहेगा कि मैं छोटा हो जाऊं, तो ये स्टेबल थोड़ी ना है। ये एक या तो न्यूट्रॉन रिलीज कर दे या एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले, तो ये स्टेबल में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास प्रोटॉन 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 है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन दो है, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं इनको। लेकिन अभी क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सपांड होना चाहता है, और एक्सपांड होगा तो ये स्टेबिलिटी कंडीशन में थोड़ी रहेगा। तो इसमें या तो एक न्यूट्रॉन मिक्स कर दो आप या एक प्रोटॉन डाल दो। तो ये सब का फिनोमिना देखा है ऐसे, एज सच बड़ी स्टोरी है इसके पीछे, इतना नहीं है मैं जितना आसानी से आप लोगों को समझा रहा हूँ अभी। आप लोग पढ़े हुए हैं इसलिए मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं है कि आप लोगों को कोई समस्या आएगी भी नहीं देखने में। देखिएगा, हम एक ग्राफ से समझते हैं। हमने देखा है कि इधर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और इधर क्या ले लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो दिक्कत ये आ जाती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मान लीजिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, ठीक है। 70 80 तक ही काम चल जाता है, मैंने जानबूझ के बढ़ा दिया इसको, चलो ठीक है रहेगा। अब इधर क्या है, इधर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 जो भी है 110 तक ले लेते हैं। तो हमने देखा, मैंने ये बोला कि जेड से यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर यदि 20 से कम है, नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही है। तो देखो जिसका 20 तक है, ये मान लो ये 20 है,
मतलब जो 20 तक है वो बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में है। ठीक है, ये जो लाइन है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, n इक्वल टू जेड है ये, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये, जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। समझ में आ रहा? आप जेड से 20 कौन है? जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, वो हमेशा स्टेबल कंडीशन में, उसको कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है किसी भी चीज की। तो ये स्टेबिलिटी हो गई, ये स्टेबिलिटी हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद देखा कि किसी के पास न्यूट्रॉन ज्यादा है, लेकिन वो कहाँ तक देखने को मिला? वो मिला हमें 83 तक। 83 तक ही हमने देखने को मिला कि किसी के पास न्यूट्रॉन ज्यादा है, किसी के पास प्रोटॉन ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास यदि जिसके पास ये लाइन जो है, ये वाली लाइन ये दिखाई दे, ये दे रही है कि आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो बराबर होने चाहिए, तो इस लाइन पे लाई करेंगे। लेकिन ऐसे एलिमेंट सिर्फ 20 तक मिले मुझे, जो कि बिल्कुल 100% स्टेबल है। इसके बाद मैंने देखा कि यार किसी के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, किसी के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, तो एक ग्राफ ऐसा मिला मुझे, ये ग्राफ मिला, और ये 83 तक ही मिला ये ग्राफ। इसके बाद तो सब अनस्टेबल है, इसके बाद तो हमें बात ही नहीं करनी। लेकिन कुछ ऐसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बना देता हूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऊपर होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा नीचे होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऊपर होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन नीचे होंगे। तो ये देखा कि जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, जैसे अब मैं आपको यहाँ थोड़ी देर ग्राफ स्किप करता हूँ। देखिएगा हीलियम की बात करें तो 2 4 होता है हीलियम में, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो गए। तो या तो ये स्टेबल कंडीशन में अंडर 20 के लिए बात करें तो, ठीक है। या फिर बात करें नाइट्रोजन की तो 7 14 होता है। तो देखो 7 प्रोटॉन और 7 ही न्यूट्रॉन होंगे। ओके, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कितना होता है? मैग्नीशियम होता है 12 24। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 12 है, और न्यूट्रॉन कितने हैं? वो भी 12 है। ये सब तो स्टेबल में है, ये अंडर 20 के प्लेयर हैं ये, जो कि एकदम स्टेबल मोड में चल रहे हैं। बिल्कुल अंडर 20 के जो प्रोडक्ट है वो सब स्टेबल कंडीशन में चल रहे हैं। मैं बात करता हूँ ग्रेटर देन 20। तो ग्रेटर देन 20 में देखने को मिला जैसे आयरन है, ठीक है, ये 26 56 होता है। तो यार नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो तो 26 हो गए, और न्यूट्रॉन हो गए 0 और 30। मतलब ये नियरली क्या है? न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशो, यहाँ पर देखो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का जो रेशो है वो इक्वल है 1 के, लेकिन यहाँ पर नियरली इक्वल है 1 के। यदि ये 1 हो जाता तो ये खुद ही स्टेबल हो जाता। तो जहां पर ये देखा गया कि न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का जो रेशो है वो लेस देन इक्वल टू 1.6 से लेके लेस देन इक्वल टू 1 पर है, वो एटम या वो न्यूक्लियस स्टेबल कंडीशन में आना चाहता है। ठीक है, वो क्या चाहता है कि वो स्टेबल कंडीशन में आ जाए। तो इस ग्राफ पे जो हमने शो किए हैं, इस ग्राफ पर जो हमने शो किए हैं, इस ग्राफ पर जो हमने ये शो किए हैं, ये सब नंबर ऑफ प्रोटॉन बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो रेशो है वो 1.6 से लेके 1 के बीच का है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और अदरवाइज यदि 83 के ऊपर चले जाएंगे तो उनका रेशो जो है 1.6 से बड़ा होता है, इसलिए उनको स्टेबल कंडीशन में तो कभी हमने डाला ही नहीं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का रेशो 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का रेशो 1.6 से लेके 1 के बीच में है। तो वो चीज है कि वो स्टेबल कंडीशन में आना चाहिए। यहीं से रेडियो एक्टिव का जन्म हुआ कि यार जिनका रेशो इससे और इसके बीच में है वो इस लाइन पर लाई करेंगे, और वो कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ रिलीज करके। अब देखना, अब मैं एक बात और बताता हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। n/p का जो रेशो है वो कितना होना चाहिए? तो क्या है, वो स्टेबल कंडीशन में आना चाहिए। या तो अल्फा डीके करेंगे, बीटा करेंगे, गामा करेंगे। ये रेडियो एक्टिव का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब देखिएगा, यदि किसी का किसी के न्यूट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशो हमको कहाँ लाना है? नियरली 1 लाना है। यदि हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो कम करना है या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो को बढ़ाना है,
ओके, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशो को बढ़ाना है या कम करना है या उसके बीच में रखना है, तभी तो हमारी इस कंडीशन में ले आएंगे तो स्टेबल हो जाएगा। अब आ जाइए ग्राफ यहाँ से समझ, अब देखिएगा इधर न्यूट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशो हमें कम करना पड़ेगा। इधर प्रोटॉन ज्यादा है तो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन के रेशो को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा नहीं पड़े। तो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन के रेशो को देखो, न्यूट्रॉन ज्यादा है ना इधर, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की लाइन है इधर, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की लाइन से नीचे, तो रेशो बढ़ाने हैं। तो जितने भी ऊपर वाले एलिमेंट है ना, वो रेशो को कम करने के लिए कौन सा एलिमेंट रिलेट करते हैं भाई, न्यूट्रॉन और बाय प्रोटॉन के रेशो को कम करना है। न्यूट्रॉन ज्यादा है, सिंपल है यार, इधर देखो, यहाँ देखना, मिटा के लिखता हूँ, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये न्यूट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है, तो आपको कौन रिलीज करना है, न्यूट्रॉन रिलीज करना है। न्यूट्रॉन रिलीज करते क्या हो गया, आप स्टेबल कंडीशन में आ गए, तो आपको न्यूट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा, यानी कि बीटा पार्टिकल आपको डीके करना पड़ेगा। बीटा का मतलब क्या हो गया, आपको इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा। समझ में आया, दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, इसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। अल्फा बीटा पार्टिकल रिड्यूस होता है, उसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब यार आपको न्यूट्रॉन तो सॉरी प्रोटॉन ज्यादा है, न्यूट्रॉन कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, n/p का रेशो बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अब आप या तो अल्फा पार्टिकल रिलीज करोगे या फिर बीटा पार्टिकल रिलीज करोगे। यानी कि जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा है वो क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए अपने प्रोटॉन को रिलीज कर देगा एक को, मतलब ज्यादा, जितने ज्यादा है उतने को रिलीज करेगा ना, कहानी खत्म। तो ये स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। तो या तो ये अल्फा रिलीज करेगा या फिर बीटा रिलीज करेगा, ठीक है, ऐसे रिलीज करके। अब ये कहानी जो है अल्फा बीटा गामा की, ये कहानी जो है, ये कहानी जो है अल्फा बीटा और गामा की, ये कहानी जो अल्फा बीटा गामा की जो है, वो कहानी क्या है कि आपको पार्टिकल रिलीज किए, इसी फिनोमिना को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है भाई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, और कुछ नहीं है रेडियो एक्टिविटी। ये देखा हमने अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, एक नया चैप्टर का जन्म हो जाता है। इस कहानी को समझने के बाद बाहुबली आ जाता है। बाहुबली किस तरह से आता है भाई, कोई बताएगा मुझे? ठीक है, इस पर चार्ज जो होता है वो कितना होता है, 2e। इस पर चार्ज जो होता है वो होता है 2e। तो अल्फा डीके जो है वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन है, यानी कि अल्फा रिलीज हुआ मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन लेके जाएगा, n/p के रेशो को इंक्रीज करेंगे। अल्फा पार्टिकल को ये भी बोल सकते हैं आप, हीलियम का न्यूक्लियस है ये, ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आते हैं, या तो इसको आप अल्फा बोल दीजिए या फिर इसको आप हीलियम बोल दीजिए। इसका मास जो होता है 4 AMU होता है। 4 AMU देखो आपको पता है हीलियम का 2He4 होता है, तो 4 AMU इसका मास हो गया और इसका चार्ज कितना हो गया, 2E चार्ज हो गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में समझिए हीलियम कैसे रिलीज होता है। यार आपने थ्योरम सब यूरेनियम समझा, 92 238 होता है ना यूरेनियम, तो देखो इसमें से क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल रिलीज हो गया, अल्फा पार्टिकल, या इसको आप भी बोल सकते हो कि हीलियम का न्यूक्लियस रिलीज हो गया 2/4। अब कितना बचेगा, कुछ बचेगा, तो कुछ क्या बचेगा, सबको पता है, केमिस्ट्री पढ़ के आते हैं, तो थ्योरम बचेगा, फिजिक्स थोड़ी है, थ्योरम बचेगा आगे। तो थ्योरम में देखो हमेशा इसके और इसका जेड नंबर, इधर वाले पार्टिकल का और इधर वाली रिएक्शन का जेड हमेशा सेम होगा, तो 2 यहाँ यूज हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा 90 थ्योरम। और मास कितना यूज हो गया, 4 यूज हो गया, तो कितना बचेगा 234। ठीक है भाई, 234 ये चीज बचेगी आपके पास, या तो आप अल्फा पार्टिकल लिख दीजिए या फिर ये लिख दीजिए, तो ये मिला के। और साथ ही में एक एनर्जी भी रिलीज होती है, उसके बारे में अभी थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। सम ऑफ द एटॉमिक नंबर इक्वल टू सम ऑफ द मास नंबर बराबर होता है उस वाली इक्वेशन में, रिएक्शन बैलेंस होगी ना, अदरवाइज दिक्कत। देखो यहाँ पर क्या है, केमिकल रिएक्शन की बात नहीं चल रही है, एक्चुअली में हम लोग केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे, आप सोचोगे हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे,
हम लोग केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है इससे, केमिकल रिएक्शन से। इसकी कहानी बिल्कुल अलग चलती है, ठीक है। अल्फा डीके हुआ मतलब 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन लेके चला गया। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एनर्जी पर, ये कितनी एनर्जी लेके जाएगा। एनर्जी इन डीके, कितनी एनर्जी का डीके होगा। एनर्जी डीके होने का मतलब होता है मास डीके, मास डिफेक्ट। ये मास की वजह से आती है एनर्जी। क्या होता है, कुछ मास जो है ना वो वेरी कर जाता है, कुछ मास क्या होता है, वेरी कर जाता है। ठीक है, कुछ मास क्या करता है, ये 236 आएगा भाई, तभी वेरी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मैं बैलेंस कर दिया ऐसे कुछ। एनर्जी यदि मैं यहाँ लिखता हूँ तो ये मास में कुछ वेरी करेगा। एनर्जी इन डीके मतलब मास का डिफेक्ट हो रहा है, और जो मास का जो डिफेक्ट होता है ना, वही क्या होता है, वही आपका एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो मास डिफेक्ट के बारे में कुछ चीज है जो हम आगे भी पढ़ेंगे, मगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं कि मास डिफेक्ट का जो फॉर्मूला है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैं इसमें थोड़ी सी चीजें खा के बताऊंगा। डेल एम बराबर एम, इसको पहले इक्वेशन लिखो तब समझ में आएगी यार, तो मैं अच्छे से समझाऊंगा। यदि कोई जेड ए है एलिमेंट, उस जेड ए एलिमेंट में से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, मतलब 2He4 निकल गया, ठीक है। तो ये बोला गया कि जो एलिमेंट आएगा वो आएगा Z-2 A-4, ठीक है, प्लस एनर्जी, ये आएगा एनर्जी की फॉर्म में। एनर्जी क्यों बनेगी, क्योंकि मास का डिफेक्ट हो रहा है, इसी वजह से तो एनर्जी बनी। तो जो टोटल मास था इधर का डेल एम, ठीक है, वो टोटल मास जो था वो किससे बैलेंस होगा, mx माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मास ऑफ इसका y पार्टिकल इंटू सी स्क्वायर। वो पढ़ा आपने, mc², E बराबर एनर्जी इक्वल टू mc², E इक्वल टू mc², उसी से बनाया मैंने, देखो m इंटू c²। तो टोटल मास किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। और c² क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही है। तो m टोटल जो था वो किस किस से बैलेंस होगा, जो चेंज इन मास होगा वो किस किस से बैलेंस होगा, इसका मास माइनस इसका मास, उसके साथ प्लस इसका मास। अरे यार समझ, सिंपल सी बात है कि 2 किलो का डिफरेंस आ रहा है, आपके पास 10 किलो था, तो क्या हो गया, 10 किलो में से कोई आपने 8 किलो किसी को दे दिया, तो बाकी कितना आएगा, 2 किलो आएगा ना। तो ये मास का डिफरेंस है, किसमें से, टोटल मास ये था इसका, उसमें से अल्फा पार्टिकल में गया और थोड़ा सा वाई पार्टिकल में गया। सॉरी, वाई पार्टिकल नहीं रहे, एलिमेंट, फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते हर चीज ही पार्टिकल लगने लग जाती है। एलिमेंट में गया और कुछ चीज एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो E बराबर mc² लिख सकते हैं हम लोग, E बराबर mc² लिख सकते हैं। ये एनर्जी की इक्वेशन हो गई, E इक्वल टू mc²। ध्यान से समझिएगा, ये तो हो गया मास। यदि एक थोड़ी देर के लिए c² को स्किप कर दूं तो ये तो मास हो गया, बैलेंस हो गया ना मास, ठीक है। अब मुझे लिखना है mc², तो m कितना, mx माइनस m अल्फा प्लस my इंटू c²। कहानी हो गई खत्म, क्योंकि ये तो है टोटल मास इंटू c², हो गया ना, mc²। अरे अरे अरे, क्या है जी, कहाँ चले गए, ठीक है, mc²। तो ये एनर्जी हो गई, ये एनर्जी हो गई। अब इसको मैं बताता हूँ कि सर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसका शॉर्ट पैटर्न देखना, शॉर्ट पैटर्न क्या है, क्यों एनर्जी मेरे को करना है, तो क्या करेंगे, mx माइनस m अल्फा प्लस my इंटू c², ये होता है। ये तो शॉर्ट पैटर्न के लिए ये बताया मैंने। एनर्जी क्या है, एनर्जी इक्वल टू E बोलो ना, E बोलो या Q बोलो, बात एक ही है। तो देखो, जब आप इसको mx माइनस m अल्फा प्लस my का जो टर्म है वो c से मल्टीप्लाई हो रहा है, c² से, तो c² की जगह आप 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि आपको हमेशा आंसर किस में चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब AMU में होंगे मास, आपका जो हमेशा ऑप्शन दिया रहेगा ना वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा भाई, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9351 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डोंट वरी, ये चीज ध्यान रखिएगा। आप सी की जगह क्या रखोगे, 3 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर करोगे तो ये सब चीजें कन्वर्ट करने के लिए ये मीटर पर सेकेंड में आएगी, तो सबको कन्वर्ट करके 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको जो आंसर मिलेगा वो किसमें मिलेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मिल जाएगा। और मैक्सिमम टाइम पर क्या होता है एनर्जी के बारे में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, मूवमेंट कन्वर्जन, कितना कन्वर्जन, मूवमेंट कन्वर्जन, मोमेंट कन्वर्जन। तो मोमेंटम का जो कन्वर्जन है वो किस तरह से होगा, वो होगा मोमेंट का जो कन्वर्जन है वो किस तरह से होगा मैं बताता हूँ आपको। मोमेंट, अरे यार मोमेंट कन्वर्जन नहीं है, मोमेंट नहीं रहे, आप इसको यहाँ मोमेंट को ड्रॉ करोगे पहले, इसके पहले पढ़ो आप मोमेंटम। हाँ, एनर्जी हो गई ना, मास हो गया, मोमेंटम लो, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होगा, मान लीजिए पार्टिकल है, इससे कुछ चीज ब्रेक होके निकली, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल निकला, यार अल्फा पार्टिकल बड़ा छोटा होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई ब्रेक हुआ मास, ठीक, इसको तोड़ा आपने, तोड़ के क्या हो गया, एक अल्फा पार्टिकल निकला, तो अल्फा पार्टिकल जैसे निकलेगा उसकी कुछ तो वेलोसिटी होगी, ठीक है, और इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी, तो देखो मोमेंटम यदि इसका पी है, इन दोनों का मिलके भी कितना होना चाहिए, पी होना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम ये रेस्ट पर है। पहली चीज तो मोमेंटम कब कंजर्व होता है ये सबको पता होगा आई थिंक, फिर भी मैं बता देता हूँ कि मोमेंटम तभी कंजर्व होता है जब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये खुद ही ने इंटरनली कुछ रिएक्शंस की और ब्रेक हो गया, तो ब्रेक हो गया तो कोई एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट ही नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट नहीं है, तो जितना मोमेंटम इसका होगा उतना ही मोमेंटम इसका होगा, क्योंकि जितना इंटरनल लगा था खुद ब खुद उतना ही बैलेंस हो भी चुका है। तो मोमेंट कंजर्व कैसे होगा, इसका मोमेंटम यदि पी है तो इन दोनों का मोमेंटम भी पी होगा, और देखो ये पार्टिकल हमेशा रेस्ट पे होता है, ऐसा नहीं है इसको दौड़ाते नहीं है, तो इसका मोमेंटम तो जीरो होगा, तो इसका और इसका मोमेंटम मिला के कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी कि इसकी वेलोसिटी यदि इस डायरेक्शन में है तो इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ऑब्वियस सी बात है, मैंने इसीलिए दोनों की डायरेक्शन अपोजिट लगाई। जब कोई पार्टिकल खुद ब खुद टूटता है ना तो दो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ये आप सेंटर ऑफ मास में कोलिजन में बड़े अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, ये चीज हो गई। तो देखो फाइनल मोमेंटम के बारे में बात करें, इनिशियली तो जीरो होना है, ये वाई पार्टिकल है और ये अल्फा पार्टिकल है, तो यहाँ देखना वाई पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल, तो m इंटू वी, पी बराबर m इंटू वी होता है, सबको पता है, मेरे बच्चे तो बड़े 13 वाले हैं तो सबको पता ही होगा, m इंटू अल्फा पार्टिकल इंटू वी इंटू अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम माइनस जीरो के बराबर होना चाहिए, मास ऑफ वाई पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ वाई पार्टिकल इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि इसका मोमेंटम इसके बराबर है और ये हमेशा कंजर्व रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंटरनली सारी चीजें हुई हैं। तो एम अल्फा, वी अल्फा, एम अल्फा और वी अल्फा जो है, एम अल्फा और वी अल्फा जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, एम वाई प्लस वी वाई के बराबर हो जाएगी, एम वाई और वी वाई के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ से मोमेंटम कंजर्व हो गया, यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि P मोमेंटम ऑफ वाई पार्टिकल इक्वल टू P मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल का मैग्नीट्यूड होगा जो बराबर होगा, होगा नहीं होगा, सिंपल है बात है, सिंपल सी बात है, ये बराबर है तो इसका मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन एक का इधर है एक का इधर है, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी बात करें काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखिएगा काइनेटिक एनर्जी क्या बला है, काइनेटिक एनर्जी बला क्या है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ये बला है कि जब पार्टिकल इमिट हुआ, व्हेन पार्टिकल आर emitted, when particle are emitted, when particle are emitted, तो पार्टिकल इमिटेड होगा तो उसकी वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी होगी तो यह समझ सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर आ जाएगा ना, मास भी है वेलोसिटी भी है,
ठीक है, तो देखो जो एनर्जी है वो किस किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी इन द अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी इन द वाई पार्टिकल, वो भी नहीं होगी, दोनों मूवमेंट दोनों ही स्पीड से कुछ ना कुछ चल रहे हैं, तो पार्टिकल ओके सर। काइनेटिक एनर्जी जो है वो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी इन द अल्फा पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी इन द वाई पार्टिकल या रिमेनिंग पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में काफी सारी चीजें बोली जाएगी कि मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी इन दोनों में होता है, फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म बनाया जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर एम एल्फा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के लिए बोला जाएगा ये सब चीजें, तो ये सब चीजें बोली जाएगी काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है। और ये चीज है कि काइनेटिक एनर्जी के लिए ये सब चीजें बोली जाएगी, उसके साथ साथ आपको बोला जाएगा कि मोमेंटम में भी रिलेशन होता है, क्योंकि एम वी बराबर पी होता है, तो पी यदि आप वी की जगह पी बाई एम रख सकते हैं, वी की जगह क्या रख सकते हैं, पी बाई एम, तो मैंने वेलोसिटी की जगह पी बाई एम में रिलेशन डाला, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी जो फाइनली आने वाला है वो ये आने वाला है कि के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई, सॉरी दोनों पार्टिकल का आएगा काइनेटिक एनर्जी एक साथ, एक का नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी आने वाला है या मोमेंटम आने वाला है वो इस फॉर्म में आएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 2q, ठीक है, पी स्क्वायर इक्वल टू 2q एम एल्फा एम वाई अपॉन एम वाई प्लस एम एल्फा। चाहो तो आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो मोमेंटम एंड एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी इमिटेड हुई ना, आ गया मैंने, व्हेन पार्टिकल आर, जो काइनेटिक इमिटेड हुई तो काइनेटिक एनर्जी में गई, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी गई तो काइनेटिक एनर्जी किस में हो जाएगी कन्वर्ट, एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई पार्टिकल। अब यार मुझे काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है अभी, मेनली मेरे को रिक्वायर्ड है ये कि एक्चुअली में मोमेंटम होगा कितना। काइनेटिक एनर्जी तो मुझे समझ में आ गई ऊपर वाले टॉपिक में, बट मुझसे ये पूछा गया कि जो काइनेटिक एनर्जी में जो एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी अल्फा में और वाई में, ये कन्वर्ट हुई किससे, एनर्जी से, और एनर्जी इसमें कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, टुकड़े हुए इसके। तो बताइए कि मोमेंटम एक्चुअली में होगा कितना, जो मैग्नीट्यूड है मोमेंटम का वो कितना होगा। तो वो आ रहा है आपके पास मोमेंटम कितना होगा ये पूछ रहा है ये, जब ये पार्टिकल इधर टूट के इधर चला और ये छोटा पार्टिकल इधर टूट के इधर चला, तो बताइए इनका मोमेंटम कितना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए। काइनेटिक एनर्जी तो ऊपर बता दी मैंने कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एनर्जी किस किस फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी में, किसकी काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल की, किसकी काइनेटिक एनर्जी, वाई पार्टिकल, ठीक है। ये है एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो आई उन्होंने मोमेंटम लिया ना, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में गए, एक इस डायरेक्शन में गया और एक इस डायरेक्शन में गया, ये मोमेंटम की वजह से गए, बट मोमेंटम कंजर्व है। तो बताइए मुझे P बराबर तो एम बी होता ही है सर, ये तो मुझे याद ही है, तो बताइए एक्जेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आएगा। तो आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा, 2 इंटू, ये काम आ जाएगा कभी, 2 इंटू एनर्जी इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मास ऑफ वाई पार्टिकल इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मास ऑफ वाई पार्टिकल। अरे वाई एलिमेंट यार, पार्टिकल पार्टिकल बहुत मुंह पे आता है, ठीक है। और मास किस में होगा भाई, मास हो जाएगा आपका ए एम यू में, होगा या नहीं होगा मास ए एम यू में, बस इतना ही पढ़ेंगे आज, मास ए एम यू में होगा क्यू बस। वो एनर्जी है ना जो रिलीज हो रहा है। हाँ, क्यू इज एनर्जी, एनर्जी रिलीज एनर्जी है, ठीक है। जो एनर्जी है ना आपकी बराबर ई बराबर एम सी स्क्वायर, उसको मैंने यहाँ पर क्यू से लिखा है, समझ में आया, क्यू इज एनर्जी। यस सर। बस ये फॉर्मूला आप